हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आशनिका सौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1। ये बुक राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काफी डिमांड की है कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया जाए। सो इस वीडियो में हम लोग वही करने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ स्टडीज के समरी एंड उसके क्वेश्चन आंसर से। अबाउट द ऑथर एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं समरी से। तो समरी भी जैसा एक्सप्लेनेशन था वैसे ही जाएगी कि बेकिन जो है वो अपनी ऐसे में लिखते हैं कि अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं या आप मतलब स्टडीज करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ 3 पर्पसेस या 3 फैक्टर्स की वजह से होती है। फर्स्ट इज डिलाइट, सेकंड इज ऑर्नामेंट एंड नेक्स्ट इज एबिलिटी। अगर आप ऑर्नामेंट के लिए कर रहे हैं तो इसमें उन्होंने कहा कि इसका सिंपल सा यूज है कि आप इसे दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। एंड अगर आप डिलाइट के लिए कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ लेते हैं। हैरी पॉटर एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है, एक फिक्शनल नॉवेल का सीरीज है, तो वो डिलाइट के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट के लिए मैंने बता दिया कि कुछ लोग दिखाने के लिए कि भैया मेरे पास नॉलेज है, मैं तुमसे ज्यादा जानकार इंसान हूँ, वो दिखाने के लिए वो यूज कर लेते हैं। लास्ट इज एबिलिटी, कि वो जो नॉलेज, जो स्टडीज वो कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई वो कर रहे हैं, वो उसका यूज अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे लॉयर्स हो गए, लॉयर्स जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी वो अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं उसका यूज वो अपनी एक्चुअल लाइफ में करते रहते हैं। इवन आप कह सकते हो एक तरीके से मैं भी कर रही हूँ कि जो चीजें मैं पढ़ी रहती हूँ वो चीज मैं आपको एंड बाकी स्टूडेंट्स को ऐसे ही समझाती रहती हूँ। तो एक तरीके से मैं अपनी नॉलेज दिखा भी रही हूँ एंड मैं अपनी एबिलिटी भी शो कर रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान है तो वो किसी भी टारगेट को या किसी भी कंडीशंस को, किसी भी सिचुएशन को डील कर सकता है अगर वो एक इन्फॉर्म्ड इंसान है, यानी कि अगर उसने पढ़ाई की है, वो एक नॉलेजेबल इंसान है, ठीक है। इसके आगे वो अपने एस्से में आगे कहते हैं कि अगर कोई इंसान ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है पढ़ाई में, ठीक है, लाइक कोई भी चीज की हद से ज्यादा होता है तो वो नुकसानदायक हो सकती है। तो वैसे ही वो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर आप स्टडीज करने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आप एक स्लॉथ का काम कर रहे हैं। स्लॉथ एक बहुत ही स्लो एनिमल है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में रहता है। एंड अगर आप ज्यादा उसको दिखा रहे हैं कन्वर्सेशन में तो आप ये बता रहे हैं कि आप एक इमोशनली डिस्टर्ब्ड इंसान हैं। एंड वेरएस अगर आप अपनी लाइफ में या अपनी लाइफ की जो चीजें हैं, जितने डिसीजंस हैं, वो सब बुकिश नॉलेज पे बेस करके कर रहे हैं, तो वो एक फुलिश अप्रोच है। इसी के आगे वो कहते हैं कि स्टडीज का सबसे अच्छा यूज वो होगा कि स्टडीज जो है वो जो आपके नेचुरल टैलेंट्स हो, जिसके साथ एक इंसान या एक चाइल्ड जो होता है वो ऑलरेडी बॉर्न होता है, जो इमनेट उसके अंदर टैलेंट्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए या उनको एनहांस करने के लिए, उन्हें अच्छा करने के लिए स्टडीज का यूज किया जाता है। इसका वो एक इलस्ट्रेशन भी देते हैं कि जैसे हम एक ट्री को उसके ब्रांचेस काट देते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली ग्रो कर सके एंड उसके शेप प्रॉपर्ली मेंटेन रहे, वैसा ही काम स्टडीज करती है हमारे जो नेचुरल टैलेंट होते हैं उसके साथ। इसके बाद वो अपने ऐसे में वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि एक जो नेचुरली इंटेलिजेंट इंसान है वो हमेशा स्टडीज को डिसरेस्पेक्ट करेगा, वेरएस एक एवरेज इंसान है वो अप्रिशिएट करेगा स्टडीज को। एंड अगर कोई सेंसिबल इंसान है, जो समझदार इंसान है, वो स्टडीज यानी कि नॉलेज का यूज करेगा। एंड ऐसे ही वो आगे चलते हुए कहते हैं कि नॉलेज जो है या स्टडीज जो है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो ये नहीं सिखाते हैं कि उसका यूज किस तरीके से करना है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इंटेलिजेंस और द विट ऑफ द पर्सन कि वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। किसी की समझदारी एंड उसके नेचुरल टैलेंट पे ही डिपेंड करेगा कि वो अपनी नॉलेज का, अपनी स्टडीज का किस तरीके से यूज कर रहा है। एंड इसके आगे वो कुछ कंडीशन देते हैं कि स्टडीज क्यों नहीं करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि वो गलत हैं या मैं तुमसे अच्छा हूँ, ये दिखाने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, स्टडीज नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आप हमेशा पढ़ रहे हैं, जो भी जिस भी चीज की आपने रीडिंग की या जो भी नॉलेज आपको मिल रही है, उसको इजिली एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, आपको पहले उसे एनालाइज करना है कि वो सही है या नहीं। एंड बुक का पर्पस क्या होगा कि बुक हमेशा कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, कंसिडरेशन एंड इवोल्यूशन, यानी कि पहले समझो, फिर उसका इस्तेमाल देखो, फिर कंसिडर करो कि क्या वो सही हो सकता है यानी कि सोचो, एंड उसके बाद उसे इवैल्यूएट करो कि इसका यूज किस हद तक करना चाहिए, किस हद तक नहीं करना चाहिए। ओके, इसके आगे वो अपने समरी में, इसके आगे वो कहते हैं
अलग अलग बुक्स के बारे में बात करते हैं कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनका बस स्निपेट पढ़ना चाहिए, यानी कि एक छोटा सा पार्ट पढ़ना चाहिए, एंड वहीं पे कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें पूरी तरीके से याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, एक तरीके से खा के चबा के सॉलो कर लेना चाहिए, एंड फिर उस बुक को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। वेरएस कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके सिर्फ एनालाइज करने का या समझने के इंटेंशन से पढ़ना चाहिए, एंड उसमें सिर्फ उसकी की इन्फॉर्मेशन को देखना चाहिए। एंड अगेन कुछ ऐसी बुक्स भी आ जाती हैं जो कि जिनके सिर्फ कुछ पार्ट्स पढ़ने लायक है, क्योंकि वो दूसरी बुक का एक्सट्रैक्ट आपको एक्सप्लेन कर रही होती है, ठीक है। तो वो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ लीजिए। एंड ऐसी बुक्स को बेकन ने डिस्टिल्ड बुक्स कहा है। एंड उनका कहना है जैसे डिस्टिल्ड वाटर का ऐसे ज्यादा यूज नहीं होता, वैसे ही इन डिस्टिल्ड बुक्स का भी ऐसे ज्यादा यूज नहीं होता। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं या स्टडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 चीजें करेंगे। फर्स्ट इज रीडिंग, सेकंड इज राइटिंग, एंड थर्ड इज डिस्कशन। एंड ये तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, या मतलब ज्यादा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई एक समझदार इंसान होगा वो इन सबको चलाएगा, बट अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर एक इंसान के अंदर एक एबिलिटी कम है तो बाकी दोनों एबिलिटीज उसके प्रोपोर्शन में ज्यादा होनी चाहिए, ताकि एक पैरेलल बनाया जा सके। एंड इसके बाद वो आगे बताते हैं कि डिफरेंट एकेडमिक सब्जेक्ट्स का यूज किया जा सकता है अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे हिस्ट्री का आप यूज कर सकते हैं विजडम को बढ़ाने के लिए। अगर आप विट बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपनी चतुराई बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप पोएट्री का यूज कीजिए। अगर आप चीजों की गंभीरता को समझना चाह रहे हैं, ग्रेविटी को समझना चाह रहे हैं, तो आप मॉरल वैल्यूज को पढ़ें, एंड फिलोसफी को आप पढ़ें जब आप किसी चीज की गहराई या उसकी डेप्थ नॉलेज चाह रहे हैं। इसके अलावा अपनी ही बात को वो प्रूफ करते हुए वो थोड़े से स्पोर्ट्स के आप कह सकते हो कि एक इलस्ट्रेशन देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपको लंग या ब्रेस्ट की एक्सरसाइज करनी है तो आपको उसके लिए शूटिंग करनी चाहिए, वेर स्टोन या रेन की एक्सरसाइज करनी है तो आपको बॉलिंग करनी चाहिए। स्टोन या रेन आपका ये अपोर्शन हो जाता है। एंड ऐसी अलग अलग एक्सरसाइजेस भी हैं जो ऊपर उन्होंने ऐसे में मेंशन की है। एंड हर सब्जेक्ट का अलग अलग यूज रहता है, एंड हर स्पोर्ट का अलग अलग पार्ट रहता है, ठीक है। आगे वो अपनी ऐसे में कहते हैं कि अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आप फोकस सीखेंगे, या फिर अगर किसी को फोकस सीखना है तो वो मैथमेटिक्स करना शुरू कर दे। अगर किसी के अंदर विट की कमी आ रही है, यानी कि उसके अंदर चतुराई नहीं है, तो उसे स्कूलमैन की बुक्स जो होती हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, पोएट्री बुक्स जो होती हैं, वो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर किसी के अंदर आ रहा है कि मुझे लॉ परस्यू करना है, तो वो रीजनिंग और एनालिटिकल स्ट्रेंथ को अपने मजबूत करना स्टार्ट कर दें। एट लास्ट वो कहते हैं कि हर सब्जेक्ट, यानी कि दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंड कोई ऐसी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है जिसका जवाब किसी सब्जेक्ट के थ्रू आपको नहीं मिल सकता है, जिसे आप किसी सब्जेक्ट के थ्रू एनहांस नहीं कर सकते। सो ये तो हो गई समरी। अब जल्दी से इसका एनालिसिस देख लेते हैं। सो एनालिसिस भी ओवरऑल सेम तरीके से ही जाता है। सो बात करते हैं एनालिसिस की। एंड एनालिसिस में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है कि पहले आप जिसका भी एनालिसिस कर रहे हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, 1-2 लाइन बता दीजिए, एंड उसके बाद उसका थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, एंड लास्ट में आप अपना कंक्लूजन, या अगर ये तो ऐसे है तो इसका सीधा कंक्लूजन आ जाएगा, बट अगर पोएट्री आती है या कोई प्रोज आता है उसका एनालिसिस जब आप करोगे तो आप उसके लिटरेरी डिवाइसेस एंड थीम्स को भी मेंशन करोगे। ऐसे में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो सिंपल सा है कि ये ऑफ स्टडीज जो बेकन का ऐसे है, इसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने स्टडीज के 3 पर्पसेस बताए। फर्स्ट इज अगेन डिलाइट, ऑर्नामेंटल, एंड एनहांसिंग योर एबिलिटी। तो यही 3 चीजें चल रही हैं जो पहले समरी में भी थी, वही चीज यहाँ पे भी है। एंड सिंपल सा है कि स्टडीज को जो है वो एंजॉय करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एंड सबसे ज्यादा अकेले या रिलैक्स होने के लिए अकेले में पढ़ा जाता है। एंड इसके अलावा नॉलेज का यूज कब कर लिया जाता है, जब हम किसी कन्वर्सेशन में अपनी नॉलेज दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि हम शो ऑफ करना चाह रहे हैं कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। एंड इसमें क्या होता है, इससे आपकी वोकैबुलरी सही होगी, एंड आपकी ऑब्वियसली नॉलेज काफी अच्छी हो जाएगी, आपकी कन्वर्सेशनल स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा स्टडीज जो है वो आपकी एबिलिटी को बढ़ाते हैं। कौन सी एबिलिटी को? जजमेंट की एंड कमांड करने की। अब इसी में वो आगे ऐसे में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि कॉमन मैन जो है वो एज नॉलेज का यूज नहीं करता, उनकी लाइफ जो है वो नॉर्मली ऐसे ही चलती जाती है, बट जो लर्नड मैन होते हैं, यानी कि जो समझदार होते हैं, जो एक्चुअली नॉलेज का यूज करने जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है, उनकी लाइफ जो है वो कंसिडरेबली इंक्रीज होती है स्टडीज की वजह से। एंड अगेन उन्होंने जो है स्टडीज को अगर कुछ भी ज्यादा हो रहा है तो उसको उन्होंने कहा है कि वो गलत है। एंड अगर आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या ज्यादा स्टडिंग कर रहे हैं तो ये सिंबल शो करता है लेजीनेस का,
एंड अगर आप ज्यादा अपनी नॉलेज दिखा रहे हैं, ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रिटेंशियस बन रहे हैं, यानी कि शो ऑफ करने की आपके अंदर एबिलिटी ज्यादा आ रही है, जो कि एक गलत बात है। एंड अगर आप किसी को अपनी नॉलेज बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, देन आप एक प्रिटेंशियस इंसान बन रहे हैं। एंड अगर आप सिर्फ अपनी जो पूरी लाइफ है वो बुकिश नॉलेज पे, यानी कि बुक के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं, देन ये स्कॉलर्स का एक तरीका होता है चीजों को घुमा के पेश करने। वो जो फूलिशनेस वाली लाइन थी वही आ जाएगी यहाँ पे भी। स्टडीज जो है वो एक परफेक्ट मैन बनाती है, एंड स्टडीज जो है वो आपकी स्किल्स को एनहांस करती है, आपका जो टैलेंट रहता है, जो इनबॉर्न टैलेंट है, उसको इंक्रीज करती है, उसको शार्पन करती है, एंड आपकी लाइफ को ग्रो करने में या आपकी लाइफ में डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। ये देखिए यहाँ पे वो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो मैंने ट्री वाला अभी आपको समरी के टाइम पे बताया था, कि जैसे हम ट्री को ट्रिम करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली हो सके, वैसे ही स्टडीज भी काम करती है हमारे लिए। अब एक प्रैक्टिकल इंसान जो होगा वो कहेगा कि भाई स्टडीज का ऐसा यूज नहीं है, वो कभी भी स्टडीज को मानेगा नहीं। वेयर एक जो वाइज इंसान है वो स्टडीज की वैल्यू को समझेगा एंड वो उसे फॉलो करेगा। एंड वहीं पे एक जो स्टडी करने वाला या बहुत समझदार इंसान होगा वो प्रॉपरली पढ़ाई करेगा, वो प्रॉपर स्टडिंग में इन्वॉल्व होगा। फिर से यहाँ पे आप यहाँ पे जो है कुछ बुक्स की लाइंस मतलब जो ऐसे की लाइन थी उसी को ऐड कर लिया गया है, लाइक सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स आर टू बी सॉलोड एंड सम फ्यू टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड। तो वही चीज जो मैंने बोली थी कि कुछ बुक्स जो होती हैं उनको बस हल्का सा ऊपर ऊपर से पढ़ा जाता है, कुछ बुक्स होती हैं जिन्हें बस आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को देखते हैं, एंड कुछ बुक्स होती हैं ऐसी कि जिनको प्रॉपरली डाइजेस्ट करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ताकि वो आपके हेल्प कर सके, एंड वो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड अगेन आगे चलते हैं तो आगे भी वो कह रहे हैं कि रीडिंग जो है या सेक्शनल रीडिंग जो है वो कुछ बुक्स की जरूरी होती है, वही चीज जो मैंने आपको कही। एंड कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें कुछ अच्छी बुक्स का सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिया होता है या कुछ पार्ट दिया होता है, एंड उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है। ऐसी बुक्स जो है वो बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कह सकते हो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है बेकिन की नजर में। एंड ऐसी बुक्स को वो डिस्टिल बुक्स कह रहे हैं। जैसे डिस्टिल वाटर का ऐसा यूज नहीं होता, सिर्फ केमिस्ट्री लैब में यूज होता है, वैसे ही डिस्टिल बुक्स जो है उनका यूज जो है वो स्पेसिफिक फील्ड में होगा और कहीं उनका कहीं यूज नहीं आता। अब इसके आगे वो तीन चीजें बोलते हैं कि स्टडीज में आप तीन चीज करते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग, सेकंड इज कॉम्प्रिहेंशन या कम्युनिकेशन, एंड लास्ट इज राइटिंग। सो अगर कोई इंसान रीडिंग अच्छे से कर ले रहा है, इसका मतलब है कि वो एक कंप्लीट इंसान है, यानी कि वो आप कह सकते हो वो ओवरऑल नॉलेज ले रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर वो कोई इंसान है जो कम्युनिकेट कर रहा है तो वो एक क्विक या क्लेवर इंसान है, यानी कि उसकी आप कह सकते हो वो एक चतुर इंसान है, उसकी विट बहुत तेज है। एंड अगर वो कोई राइटिंग कर रहा है या बार बार लिखता रहता है तो इसका मतलब हो जाता है कि वो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर रहा है। सो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाह रहे हैं एंड आप एक बैलेंस, एक अच्छा डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो आपको इन तीनों का, यानी कि रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन या कम्युनिकेशन एंड राइटिंग, इन तीनों का मिक्सचर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों चीजें ही आपको जरूरी होंगी। ओके, इसके आगे वो ऐसे में मेंशन करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग चीजों को समझने के लिए। जैसे अगर आप वाइस बनना चाहते हैं, वही लाइन आगे की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पोइट्री पढ़ लीजिए। अगर आप विट करना चाह रहे हैं, अगर आप लॉजिकल होना चाह रहे हैं या आप फोकस अपना बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स कर लीजिए। अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं तो आप लॉजिक एंड रिटोरिकल स्टडीज कर लीजिए। अगर आप चीजों को बहुत डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो फिलोसफी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद वो अपने ऐसे में मेंशन करते हैं कि हम जिस तरीके की बुक्स पढ़ रहे होते हैं उससे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के इंसान बनेंगे या किस तरीके का हमारा कैरेक्टर रहेगा। ओके, सो प्रॉपर स्टडीज बहुत क्रूशियल होती हैं ताकि यह माइंड की जितनी भी इलनेस है उससे हट सकें। एंड इसको इलस्ट्रेट करने के लिए वो एग्जाम्पल्स देते हैं डिफरेंट गेम्स का। जैसे बॉलिंग जो है वो आपके ब्लैडर या किडनी के लिए अच्छी होती है, शूटिंग जो है वो लंग्स और चेस्ट एरिया के लिए अच्छी होती है, वॉकिंग जो है वो आपके स्टमक और के लिए अच्छी होती है, एंड राइडिंग जो होती है वो आपके हेड के लिए या अपर टोर्सो के लिए अच्छी होती है। सो ये तो हो गया आपका एनालिसिस। अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट का, जो कि है व्हाट आर द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ स्टडीज एज डिस्कस्ड बाय फ्रांसिस बेकन इन हिज ऑफ स्टडीज। सो सिंपल सा है, उन्होंने यूजेस क्या क्या बताया कि यूजेस हैं इसके कि आप स्टडी कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, एंड इससे आप जो है वो अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, अपने विजडम को इन्हांस कर सकते हैं, एंड ओवरऑल जो है आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है। अब यूजेस क्या बताए कि अगर किसी चीज की भी अगर किसी भी चीज को आप ज्यादा कर लेते हैं तो क्या होगा। अगर आप स्टडी ज्यादा कर लेते हैं, रीडिंग ज्यादा करते हैं तो आप स्लॉथ बन जाएंगे। अगर आप कन्वर्सेशन ज्यादा कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल के लिए यूज कर रहे हैं, देन आप
एक प्रिटेंशियस इंसान बन जाएंगे, एंड अगर आप अपनी लाइफ को जो है बुकिश नॉलेज या बुकिश रूल्स के हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे तो आप स्कॉलरिश फुलिश इंसान बन जाएंगे। वो स्कॉलर्स का तरीका है कॉमन लोगों को बेवकूफ बनाने का, तो आप वैसे बेवकूफ बन जाएंगे। सो ये तो हो गया हमारा आंसर 1। यही चीज यहाँ पे भी आप इंक्लूड करोगे। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। In the essay of studies, Francis Bacon discusses both the uses and the potential abuses of studies and reading. He emphasizes the importance of studying as a means to acquire knowledge and wisdom, but he also warns against certain pitfalls and excesses. It highlights the dual nature of study, where its proper use can lead to growth, personal growth, intellectual development, and a deeper understanding of the world, while its abuses can result in superficiality, neglect of practical experience, and a shallow pursuit of knowledge for the wrong reason. ठीक, ये तो हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये 3 है एंड ये तीनों के आंसर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, तो जल्दी से क्वेश्चंस आप देख लीजिए। What are the chief uses of studies according to Francis Bacon in his essay of studies? What are the chief benefits of study according to the essay of study by Francis Bacon? What according to Bacon are the uses of studies? So वही चीज है, क्या 3 यूजेस थे। सबसे पहला था डिलाइट, उसके बाद था ऑर्नामेंटल, एंड लास्ट आ जाता था कि आप अपनी पर्सनल और जो इश्यूज हैं या आपके जो स्किल्स हैं आप उन्हें एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इनको मार्क कर सकते हैं कि ये आपका एस्से की ही एक लाइन को कोट कर दिया गया है एंड उसका आपको एक्सप्लेनेशन या व्यू पॉइंट डिस्कस करने के लिए कह दिया गया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेफरेंस विद द रेफरेंस ऑफ द एस्से ऑफ स्टडीज डिस्कस द व्यू पॉइंट्स फ्रांसिस बेकन इन हिज लाइन इन द लाइन्स राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। सो इसका मतलब ये जो एस्से ऑफ स्टडीज, इसमें जो फ्रांसिस बेकन ने लाइन यूज की है राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, इसका क्या मतलब है? जल्दी से आंसर देख लेते हैं। The line writing makes an exact man has been taken from the essay of studies. In this essay, the whole statement states reading makes a full man, conference makes a ready man, and writing an exact man. Bacon uses these lines to argue that writing makes a man perfect. He further says that if a man does not do enough writing, then he must possess a good memory to remember. A person easily understands multiple complex problems with the assistance of inscriptions, as it enables the mind to have a clear impression of things. Bacon includes compactness and preciseness in writing. It is rightly said that if a person finds it difficult to write about a topic clearly, then he also possesses unclear thoughts about the topic. तो सिंपल सा है, इन्होंने क्या कहा, राइटिंग जो है वो एग्जैक्ट मैन है। क्यों? क्योंकि जब आपने रीडिंग किया, आपने कॉम्प्रिहेंशन किया, तब आपने कॉन्सेप्ट को समझा, पर आपने किसी कॉन्सेप्ट को तब तक पूरी तरीके से नहीं समझा जब तक आप उसे अपने शब्दों में लिख नहीं पा रहे हैं। अगर आपने उसे किसी भी टॉपिक पे अपने शब्दों में उसे नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है एंड आपको एक प्रिसाइज नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की। ठीक है। State the meaning of the Latin expression abuse study in mores in the essay of studies. Of studies essay में फ्रांसिस बेकन ने ये लैटिन टर्म यूज किया है एंड इसी की मीनिंग आपसे पूछी जा रही है। तो आंसर देख लेते हैं जल्दी से। The Latin expression abuse studia in mores has been taken from the Ovid by Bacon. This expression signifies the manners are impacted by studies. This means reading the books can surely influence one's mental and moral ability. According to Bacon, study of history makes a man wise. Study of poetry improves the creative ability of the person. Reading books on mathematics can make one subtle, that is, one acquires analytical ability. Study of natural philosophy or science makes one deep and serious thinker. Through logic and rhetorical study, one is able to resist or take on their opponents, dispute and argue with them. Understanding logic enables the people to outwit and outlast their opponent in debates. Consequently, reading a variety of books has an impact on man's personality and attitude. So इसका सिंपल सा है कि ये जो स्टेटमेंट है, लैटिन टर्म है, फ्रांसिस का ही एक दूसरा वर्क था ओविड, वहां से लिया गया है एंड इसका सिंपल सा मतलब है कि स्टडी जो है वो हमारे मैनरिज्म या हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्रांसिस ने अपने एसे में सिंपल से बोला था कि
अलग अलग बुक्स होती हैं वो हमारी मेंटल और मॉरल एबिलिटीज को इम्पैक्ट करती हैं। एंड उसमें भी उन्होंने हिस्ट्री के लिए अगर आप वाइस बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री कीजिए, अगर आप अपना विट यानी कि चतुराई बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप पोएट्री कीजिए, मैथमेटिक्स कीजिए अगर आप फोकस बढ़ाना चाह रहे हैं, या एक एनालिटिकल एनालिसिस आप इजीली करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ की डीपर स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप नेचुरल फिलोसफी पढ़िए, लॉजिक पढ़िए, अगर आप लॉ यानी कि किसी ओपोनेंट के साथ जो है वो डिबेट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ऐसी और भी सब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने बात की। सो ये तो हो गए हमारे शॉर्ट आंसर्स। अब हम चलते वेरी शॉर्ट आंसर्स, अब हम चलते हैं जरा शॉर्ट आंसर्स पे चलते हैं। सो फर्स्ट शॉर्ट आंसर पे चलते हैं। सबसे पहला एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पे लाइंस आपको ऐसे की गिवन है एंड आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी, their chief use for delight is in privateness and retiring, for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of the business। ठीक है, सो ये लाइन मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में पूरी एक्सप्लेन की हुई है कि इस लाइन का एग्जैक्टली क्या मतलब है। अभी बस ऊपर ऊपर से आंसर को देख लेते हैं। तो जब इस तरीके से कोट आए कहीं का तो आप एक चीज याद रखिए कि आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट डाल के ये डाल दीजिए कि ये कहाँ से लिया गया है एंड इसमें किस चीज की बात हो रही है, एक ब्रीफ आप बता दीजिए कि क्या है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो लाइन थी इसमें सिंपल से कहा जा रहा था कि अगर आप स्टडिंग कर रहे हैं तो उसके 3 पर्पसेस हैं जिनके लिए आप स्टडिंग कर सकते हैं। एंड ये जो है आपकी थिंकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। एंड ऑब्वियसली राइटिंग स्टडिंग का सिर्फ 3 यूज है, वो है डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। सो अगर आप स्टडिंग जो है वो प्राइवेट एक्टिविटी है तो आप एक उसके डिलाइट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, अपने रिलैक्सेशन के लिए यूज कर रहे हैं एंड अपने ब्रेक टाइम में जो है आप उसका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा स्टडी को जो है वो आप अपनी इंटेलिजेंस को या एक इंडिविजुअल यूज कर सकता है अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को दिखाने के लिए। इसके अलावा इंडिविजुअल्स जो है स्टडीज का यूज करते हैं ताकि वो अपनी डेली लाइफ को एम्पावर कर सके, अच्छे से कर सके एंड वो एक क्विक विट उनके अंदर आ जाए जिसकी वजह से वो अपनी डेली लाइफ इजीली जी सके। इसके अलावा जो लर्नड मैन होते हैं वो स्टडी जो है उन्हें एम्पावर करता है कि वो क्रिटिकली एनालाइज कर सकें किसी सिचुएशन को, किसी एक करेक्ट कंक्लूजन पे जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, एक्यूरेट कंक्लूजन पे पहुंच सकें, रैशनल डेटा कलेक्ट कर सकें, फैक्ट्स कलेक्ट कर सकें एंड आर्ग्यूमेंट और व्यू पॉइंट्स जो है वो प्रॉपरली रख सकें। ठीक है, सो ये सारी क्वालिटीज जो है वो स्टडीज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट भी आपके ऐसे की लाइन है जैसे यहाँ पे किया गया एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो लाइन देख लेते हैं जल्दी से। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन कॉम्प्रहेंड्स अ रेडी मैन एंड राइटिंग an exact man, and therefore if a man writes little he had need have a great memory, if he converse a little he had need a present wit, if he reads little he has need much cunning to seem to know that he does not। so फिर से ये लाइन जो है वो ऑफ स्टडीज ऐसे ली गई है एंड इसमें जो है राइटिंग का या स्टडिंग करने का जो कंडक्ट करने का तरीका है वो एक्सप्लेन किया गया है। एंड इसमें भी क्या कहा गया है कि रीडिंग जो है वो 3 डिफरेंट तरीके से या स्टडिंग जो है वो 3 डिफरेंट तरीके से की जाती है। फर्स्ट इज रीड करके, सेकेंड इज राइट करके, लास्ट इज कॉम्प्रहेंस करके। सो अगर कोई रीड कर रहा है चीजें इसका मतलब है कि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एंड वो नॉलेज जो है वो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, अगर कोई राइट करता है तो उसे टू द पॉइंट आंसर्स पता होंगे, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी एंड अगर कोई कन्वर्स कर रहा है, डिस्कस कर रहा है तो किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर पाएगा। क्या होगा अगर एक इंसान जो है वो राइटिंग अवॉइड करता है तो उसकी मेमोरी जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर कोई कम बात करता है तो उसके पास विट नहीं होगी एंड अगर कोई रीड कम करता है तो उसे ये पूरी तरीके से नहीं समझ में आएगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। लाइक अधूरी जानकारी होने से अच्छा है कि आपके पास बिल्कुल जानकारी ना हो। ठीक है, तो वो वाला केस आ जाएगा कि उसके पास थोड़ी जानकारी, इसी वजह से जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ऐसे केस में सिर्फ आप प्रिटेंड कर सकते हैं कि आपको नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एंड आपको ऐसा सच कुछ पता नहीं। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस एंड फॉर नेचुरल एबिलिटीज are like natural plants that need to be pruning by study। तो वही चीज है कि हमारे पास जो इमनेट टैलेंट होता है, जो इनबॉर्न टैलेंट होता है
वो एक प्लांट की तरह ही होता है। जैसे एक प्लांट जो है वो रैंडमली ग्रो कर रहा होता है एंड उसे ट्रिमिंग की जरूरत पड़ती है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, वही काम स्टडी हमारे लिए कर रहा होता है कि वो हमारे जो इमनेट या इनबॉर्न टैलेंट्स है उनको एक शेप दे रहा होता है ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, ताकि हम उस पर्टिकुलर एबिलिटी में बहुत अच्छे हो जाए। यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रेमेडीज डज बेकन सजेस्ट फॉर द डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ माइंड। एंड इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं आप कह सकते हो स्लैश पोर्शन है ये। इन द एसे ऑफ स्टडीज एक्सप्लेन हाउ स्टडीज एड द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेसेस। सो किस तरीके से स्टडीज हमारी हेल्प करती है चीजों को सॉल्व करने में। तो सिंपल सा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग चीजों से डील करने के लिए। जैसे हिस्ट्री जो है वो हमारी हेल्प कर देता है कि हम हमारी नॉलेज को बढ़ाएं, हम हमारे विजडम को बढ़ाएं। वहीं पे पोएट्री जो है वो हमारी हेल्प कर देता है कि हम अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाएं, इंसान को इमेजिनेटिव बनाता है, उसकी विट को इम्प्रूव करता है। वहीं पे मैथ्स जो है वो क्या करता है, वो सटलनेस को या अचीवमेंट को या फोकस को इंक्रीज करता है। एंड फिलॉसफी जो है वो एक इंसान को डीप थिंकर बना देता है। वहीं पे अगर आप मॉरल फिलॉसफी करते हैं तो आप किसी भी चीज की सीरियसनेस को समझ पाएंगे। एंड वहीं पे अगर आप रिटोरिकल या लॉजिकल चीजें करते हैं देन आप किसी के एनालिटिकल पोर्शन को या डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट में किस तरीके से चीजें की जाती हैं वो आप समझ पाएंगे। एंड स्टडीज जो है वो हमारे मॉरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करती हैं, हमें जो है एक अच्छा सिविलाइज्ड इंसान बनाती हैं। एंड इसी तरीके से वो हमारी मेंटल इलनेसेस को जो है, एंड फिर वहीं पे यहाँ पे जो है आपके जो फिजिकल स्पोर्ट्स वाला इलस्ट्रेशन था वो भी यहाँ पे दिया है कि अगर आप बॉलिंग करते हैं तो उससे आपकी किडनी इंप्रूव होगी, शूटिंग करते हैं तो लंग्स इंप्रूव हो जाएंगे, वॉकिंग करते हैं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। एंड सिमिलरली मैथ्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो आपकी डिफरेंट मेंटल इलनेसेस को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग आंसर्स पे चलते हैं। लॉन्ग आंसर, सबसे पहला लॉन्ग आंसर यही है कि आपकी एक बुक की लाइन है, ठीक है, इन्हें एक्सप्लेन करना है। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन का आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, बस ये बता सकते हैं ये वही वाली लाइन आ जा रही है कि बुक जो है वो कुछ बुक्स जो है वो आप ऊपर से पढ़ सकते हैं, कुछ डिटेल में पढ़ी जाती हैं। एंड कुछ जो है वो काफी डिटेल में पढ़ी जाती है, कुछ बस क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ी जाती हैं। एंड कुछ पे जो है आप पूरा ध्यान नहीं देते हैं। वहीं पे कुछ बुक्स जो होती हैं वो बस ऊपर से पढ़ ली जाती है क्योंकि उनमें एक्सट्रैक्ट दिया होता है, ठीक है। एंड इसको जो है वो डिस्टिल बुक्स यानी कि फ्लैशी बुक्स भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज अ एसेइस्ट। Discuss Francis Bacon as an essayist with special reference to his essay of studies, ठीक है। सो ऑफ स्टडीज के रेफरेंस से जो है आपको बताना है कि ये एक अच्छे एसेइस्ट कैसे हैं। सो सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर्स में भी आता है। कई बार होता है कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स हो रहे होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। सो पहले तो आप फ्रांसिस बेकन के बारे में एक छोटा सा लिख देंगे कि इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। एंड इन्होंने 58 एसेज थ्रू आउट हिज करियर लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने काफी एफर्ट्स किए हैं कि जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको जो है वो लिटरेरी फॉर्म में लिखे, एंड इसी वजह से वो एज ए एसेज ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी अगर इनके ऐसे की लेंथ की हम बात कर लेते हैं तो लेंथ सिंपल सा है कि ये मेंटेन रखते हैं कि लेंथ जो है वो अनअवॉइडेबल हो, ज्यादा लेंदी ना हो जाए। एंड इनकी लेंथ जो है वो ज्यादा 2500 वर्ड्स या 3000 वर्ड्स तक ही जाती है, उससे ज्यादा ये नहीं लिखते हैं या वो कोशिश करते हैं कि कम से कम वर्ड्स में लिखें। एंड इन्होंने कई ऐसे भी लिखे हैं जो 1000 वर्ड्स में लिखे हैं। अब जो ऐसे हम लोगों ने अभी ऑफ स्टडीज का पढ़ा, इसका जब आप सोर्स कोड देखेंगे, जो सोर्स टेक्स्ट है उसे देखेंगे ना, तो बड़ी मुश्किल से 2 पैराग्राफ का टेक्स्ट है पूरा। ऐसे उन्होंने इतनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उन्होंने सिर्फ उस 2 पैराग्राफ में मेंशन कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट इनके थीम्स क्या हो जाते हैं ऐसे की, तो इन्होंने वाइड रेंजेस को चूज किया है। गुडनेस और गार्डन्स या जितनी भी इनकी रही हैं वो सारे एसेस अलग अलग तरीके से रही हैं। अगर ऑफ स्टडीज एसेस की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है, रीजंस दिए हैं कि स्टडी करना क्यों जरूरी है, स्टडी के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब इन्होंने इस ऐसे में एक्सप्लेन किया हुआ है। बेकन की स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इनका स्टाइल जो है वो काफी अलग है, यूनिक है, डिस्टिंक्टेड है, ठीक है। एंड इन्होंने जो ऐसे हैं वो लुसिडिटी या क्लैरिटी एंड
इकोनॉमी, प्रिसाइज एंड डायरेक्ट, मैस्कुलिनिटी, मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के साथ इन्होंने अपने एसेस को लिखा है। एक बहुत प्रिसिशन रख के इन्होंने अपना एसे लिखा है कि चीज़ें बहुत कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा अच्छे से दिखाई जा सके। एंड ऑब्वियसली इनके जितने भी कलेक्शंस हैं वो बहुत ही शॉर्ट, कंप्राइज और मिनिमल फॉर्म में दिखते हैं। एंड बहुत यूनिक आप कह सकते हो कि वर्ड्स का कंप्रेशन, वर्ड्स का अरेंजमेंट आपको इनके एसेस में देखने को मिल जाएगा। एंड हर एक सेंटेंस में जो है वो इनका हर एक सेंटेंस इतना पोटेंशियल रखता है कि उस एक सेंटेंस पे आप बड़े आराम से, अगर आप एक्सप्लेन करने पे आओ तो आराम से 1-2 पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपने देखा कि ऊपर 2 लाइन दी हुई थी एंड 2 लाइन को जब एक्सप्लेन करने की बात आई थी तो हम लोगों ने आंसर मुझसे आराम से 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट जो है बेकिन की स्टाइल को जो है एफोरिस्टिक कहा जा सकता है। एंड इनकी जो स्टाइल है वो स्पिरिचुअल इंक्वायरी या स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के सेंस में आप यूज कर सकते हैं कि इनकी जो स्टाइल है वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है कि वो हर चीज को बहुत ही डिटेल में एंड बहुत ही कंसाइज वे में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 क्वेश्चन है जिनका आंसर एक जैसा है, तो जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ बेकर्स एसे, व्हाई इज ही कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, राइट अ नोट ऑन बेकर्स पोएट्री स्टाइल, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बेकर्स राइटिंग स्टाइल इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। तो सबका ओवरऑल आंसर यही हुआ कि इनके फीचर्स क्या हैं, इनको क्यों फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है, इनकी प्रोज स्टाइल क्या है। तो चलते हैं सीधा। सो सिंपल सा है कि इन्होंने इंग्लिश एसे को जो है, प्रोज को जो है वो पूरी तरीके से री इन्फॉर्म कर दिया था एंड जितने भी फ्लॉज थे उन सबको करेक्ट कर दिया था। एंड ये कहना बिल्कुल आप कह सकते हो गलत नहीं होगा, सही ही होगा कि ये एक बेनिफैक्टर की तरह आए हैं जिन्होंने प्रोज की नई राइटिंग स्टाइल को लाया है। अब इनके राइटिंग मतलब क्या क्या फीचर्स हो जाते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट एंड कंसाइज सेंटेंसेस। मैंने अभी कहा कि ये बहुत बड़ी बात को, बहुत डीप बात को कम शब्दों में कहने का टैलेंट रखते हैं। एंड वो इनके एसे में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है कि हर एक सेंटेंस का अगर हम एक्सप्लेनेशन करने जाते हैं तो 2 से 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में उस एक सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ठीक है। एंड यही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है कि शॉर्ट एंड कंसाइज sentences are used by Bacon. The main intention is to explain his philosophy in fewer words. One can rarely come across an essay by Bacon that is overly long. Long sentences are easier for him to cut short. He can convey a message that requires a paragraph in a fewer words and without losing its meaning. No other writer of his era has this kind of talent. In a nutshell, he keeps the topic of the essay focused, clear and concise. यही चीज है शॉर्ट कंसाइज स्टेटमेंट। अगर कहीं पे बड़े सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हो भी रहा है तो बेकन जो है उसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सेंटेंसेस में कर देंगे ताकि चीजें जो है वो ऑन पॉइंट समझ में आ जाए, क्लियर रहे, कंसाइज रहे एंड जो मेन फोकस है वो बात पे ही रहे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो इनका हो जाता है कि ये पैरेंथेसिस का यूज नहीं करते। इनके कहीं पे भी आप कोई भी ऐसे इनका उठा के देख लो, कहीं पे भी आपको पैरेंथेसिस का यूज नहीं मिलेगा। यूजुअली कॉमा, सेमीकोलन का यूज मिल जाएगा, पैरेंथेसिस का यूज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लाइन देख लेते हैं क्या दिया है। In Bacon's essay, there is elimination of parenthesis. He does not need parenthesis because he does not have any sentence that needs to be explained. This stylistic quality escalates the reader's interest in his essays. Every word that is used is self-explanatory and also each sentence explains itself. तो सिंपल सा है, ये पैरेंथेसिस का यूज नहीं करते क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस बिल्कुल भी नहीं यूज करते जहां पे उस सेंटेंस को फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। सिंपल वर्ड्स, कंसाइज सेंटेंसेस एंड एक ऐसी स्टाइल जिसमें जो सेंटेंसेस जो वर्ड्स हैं वो खुद को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ऐसे पढ़े हैं, आपने देखा है वो किस तरीके से सेंटेंसेस यूज किए हैं, वर्ड्स किस तरीके से उन्होंने यूज किया है, ओके। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फीचर आ जाता है क्लैरिटी ऑन प्रोज। सो क्लैरिटी ऑन प्रोज, ये एम्बिगुअस सेंटेंसेस नहीं यूज करते हैं, कोई कहीं पे भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रखता। जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसी टॉपिक पे स्टिक रहेंगे एंड कहीं पे भी अपने सेंटेंसेस को इधर से उधर होने नहीं देते। यहाँ पे आंसर क्या लिखा है जल्दी से देख लेते। The words and sentences used by Bacon are clear and without ambiguity. There are allusions in his essays, but they are not ambiguous. His style is appealing to the readers because of its clarity and use of simple and everyday words.
Similar to the other writers, Bacon also uses similes and metaphors, but they are impossible. They are not impossible. He also gives examples, most of which are drawn from real world situations, and even a normal person can comprehend his philosophy. Therefore, another crucial component of Sir Francis Bacon's essay is clarity. Prose style is clarity. So clarity का सिंपल सा है कि ये अपने वर्ड्स एम्बिगुअस नहीं रखते हैं. अगर ये किसी पोएटिक स्टाइल का यूज कर रहे हैं, जैसे अल्यूजन का, सिमली का या मेटाफर का यूज कर भी रहे हैं, तो ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो हमारे रियल वर्ड से कनेक्टेड होते हैं एंड एक नॉर्मल इंसान भी उसको समझ सकता है. जैसे पेड़ का एग्जाम्पल उन्होंने लिया तो उसको कोई भी समझ सकता है. स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल उन्होंने लिया तो उसको भी कोई भी समझ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो रिदम एंड कोहेरेंस. रिदम इनकी प्रोज में आपको देखने को मिल जाएगी. वर्ड्स जो है वो किसी एक तरीके का आपको एक ट्यूनिंग देखने को मिल जाएगी एंड सारे सेंटेंसेस जो है वो कोहेसिव सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे. ठीक है, कि कनेक्टेड है सारे सेंटेंस, कहीं से कोई अब्सर्ड सेंटेंस बीच में नहीं आया है. ओके, आंसर देख लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, coherence is also very important. Lack of coherence in sentences indicates lack of reader's interest. Bacon is aware of this, which is why his essay have a certain rhythm. He explains his philosophy in detail by dividing subtopics in paragraphs. Several critics praise Bacon's essay for their coherence. Coherence equals to harmony, and harmony increases reader's interest. सिंपल सा है, सेंटेंसेस का एक रिदम मेंटेन रहेगा तो रीडर्स इंटरेस्टेड रहेंगे एंड जिसकी वजह से वो ऐसे लोगों को इजीली समझ आ जाएगा. एफोरिस्टिक स्टाइल है इनकी. एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब हो जाता है कि ये कहीं पे भी यूटोपिया दिखाने की कोशिश नहीं करते, फॉल्स कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं करते. जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअल रियलिटी है, उसी को दिखाते हैं. फैक्ट्स और ट्रुथ को ही अपने ऐसे में दिखाते हैं. किसी भी तरीके का आप कह सकते हो कि आउट ऑफ द वर्ल्डली इनका कुछ भी नहीं रहता है. ठीक है, इनको वर्ल्डली नॉलेज है एंड काफी जो इनकी जो फिलोसफीज हैं वो जितनी हमारी दुनिया की जो सामाजिक दुनिया है उसकी जो नॉलेज है उस पर बेस है एंड वो इनके एसेज में भी देखने को मिलती है. आंसर जल्दी से देख लेते हैं. एफोरिस्टिक स्टाइल इज एन epigrammatic style of writing. All of the qualities mentioned above are included in this style. Aphoristic writing prefers to describe facts and truth. Francis Bacon's essay do not depict a utopian world, but he is well known for his worldly philosophy. If one follows him, he can achieve success in this world. As a result, his philosophy is founded on truth and facts. He may be meanest person on the planet, but he always tells the truth. लास्ट जो फीचर इसका आ जाता है वो है थीम्स. सो इनकी थीम्स कौन कौन सी देखने को आपको मिल जाती हैं कि वर्ल्डली विजडम पे ये बात कर रहे होते हैं, एथिकल वैल्यूज पे बात कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट पे इन्होंने बात की, स्टेट पे इन्होंने बात की है एंड साइंसेस, डिफरेंट साइंस पे इन्होंने बात की है. सो स्टूडेंट्स, यही है हमारे सारे क्वेश्चन आंसर, समरी, एनालिसिस एंड इसी के साथ हमारी जो चैप्टर 1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे. अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो बुक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tbpl.org, आपको वहाँ पे मिल जाएगी. इसके अलावा आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं. अगर आप इसका ई बुक वर्जन चाह रहे हैं, PDF वर्जन चाह रहे हैं, जो आप अपने फ़ोन या कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ऐसे बैठे हुए हैं, वहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इस बुक को गूगल प्ले बुक से परचेज कर सकते हैं. Thank you so much for watching the video and I will see you on the next one.